Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this video we are going to start a new topic of class 11, that is mechanics. So the very first question to be asked is, what is mechanics? Mechanics is the branch, as we discussed in chapter 1, branch of physics which deals with concepts of motion and rest. तो मैकेनिक्स की आगे 3 सब ब्रांचेस बन जाती हैं हमारे पास, राइट? सबसे पहली है स्टैटिक, नंबर 2 इज काइनेमैटिक्स, नंबर 3 इज डायनामिक्स. पे अटेंशन. मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चीजों के मोशन या उनकी रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं. मैकेनिक्स की कितनी सब ब्रांचेस हैं? 3 सब ब्रांचेस हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स. स्टैटिक्स के अंदर हम चीजों को रेस्ट में या इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं. इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पे है जब उसके ऊपर नेट फोर्स, नेट टॉर्क, ये सब चीजें क्या लग रही हो? जीरो लग रही हो, अंडर द इफेक्ट ऑफ नेट जीरो फोर्सेस हो बॉडी. ठीक है. स्टैटिक्स में सिर्फ रेस्ट या इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करते हैं. इसमें जो टाइम है वो अनइम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बॉडी तो रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रही, तो यहां पे टाइम का कोई काम ही नहीं है, कोई मेजरमेंट्स नहीं करेंगे हम. ठीक है, टाइम के साथ. काइनेमैटिक्स में आ जाता है मोशन, जिसमें हम मोशन स्टडी करते हैं, राइट? इसके अंदर जो टाइम है इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जब कोई चीज मूव करती है तो उसके काफी सारे पैरामीटर्स चेंज होते हैं. कौन कौन से पैरामीटर्स जब कोई चीज मूव करती है? डिस्टेंस, राइट, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें क्या करती हैं? टाइम के साथ बदलती हैं. तो इनका बदलाव जो है, इवन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्लूडेड है, इनका जो बदलाव है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं? हम टाइम के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं. तो इसीलिए इसमें टाइम इंपॉर्टेंट रहता है. डायनामिक्स में एक चीज एक्स्ट्रा होती है कि स्टडी तो इसके अंदर भी हम मोशन करते हैं, लेकिन साथ में और क्या चीज स्टडी करते हैं? ध्यान देना, मोशन along with the cause of motion. What is the cause of motion? कोई चीज कब मूव करती है, कारण क्या है मोशन का? The reason of the motion is force. तो स्टैटिक्स यहां पे हमारे लिए काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स दोनों में आएगी हमारे पास. वैसे ज्यादातर इसको डिस्कस करेंगे डायनामिक्स में. तो अब के लेक्चर में हम जो फिलहाल फोकस करेंगे वो किसके ऊपर फोकस करेंगे? काइनेमैटिक्स के ऊपर फोकस करेंगे. और काइनेमैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, और चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन. ये दो चीजें हम इसके अंदर, ये दोनों चैप्टर्स काइनेमैटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे. फिर डायनामिक्स के अंदर अपना आएगा चैप्टर 5. ठीक है. सो वी विल गो ऑन चैप्टर 5 लेटर ऑन. लेट्स लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ओनली. ठीक है. उसके बाद मोशन और उसका साथ में कॉज स्टडी किया जाएगा. सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सबसे पहले इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
मोशन एंड रेस्ट। हम कब कह सकते हैं कि कोई चीज मोशन में है, या हम कब कह सकते हैं कि कोई चीज रेस्ट में है? तो किसी चीज को रेस्ट में तब कहा जाता है जब उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स does not change with the passage of time। क्या हो रहा है? टाइम पास होता जा रहा है, क्लॉक चल रही है, लेकिन कोई चीज एक जगह पे पड़ी थी वो वैसे ही पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक टेबल है, उस पर एक बुक पड़ी है, कमरे के अंदर क्लॉक लगा हुआ है, क्लॉक चलता जा रहा है, कमरे में बाकी चीजें पड़ी हैं, जैसे चेयर हो गई, बोर्ड हो गया, ये कैमरा स्टैंड हो गया। इसके विद रिस्पेक्ट टू ये टेबल पे पड़ी बुक जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ये नहीं चेंज कर रही है अपनी पोजीशन। जब भी मैं इसको 1 घंटे बाद आके देखूं, 2 घंटे बाद आके देखूं, अगले दिन आके देखूं, दिस बुक इज ऑलवेज लाइंग ऑन द टेबल, तो मैं कहूंगा दिस बुक इज एट रेस्ट, क्योंकि ये अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं कर रही है। ऐसी चीजों को किसमें कहा जाता है? रेस्ट में। तो अब जाहिर सी बात है कि मोशन में कब कहा जाएगा? जब पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम भी पास होता जा रहा है, ठीक है, बॉडी भी अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग चेंज करती जा रही है। जैसे मैं लेक्चर देते वक्त यहाँ क्या कर रहा हूँ, थोड़ा हिलजुल रहा हूँ, इधर उधर हो रहा हूँ, कभी लेफ्ट की तरफ कभी राइट की तरफ, क्लॉक चल रही है, मेरे आसपास चेयर्स पड़ी हैं काफी सारी, इनके विद रिस्पेक्ट टू मैं अपनी पोजीशन क्या करता जा रहा हूँ, चेंज करता जा रहा हूँ। तो मैं किसके अंदर हुआ? मैं मोशन के अंदर हुआ, राइट। तो जब कोई चीज अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स या विद रिस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ टाइम चेंज करती जाए तो वी से दैट बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। तो यहां पे अगला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रेस्ट और मोशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आर दे कनेक्टेड टू ईच अदर? मीन्स रेस्ट एंड मोशन आर relative? This is the point to discuss. What do you think about it? According to me and according to physics, rest and motion are relative. They are connected to each other. You cannot define rest without motion. You cannot define motion without rest. How? Let me tell you. Suppose you and your friend are traveling in a bus. You are sitting on a two-seater seat. One friend on the window side, you along with him, right? Or along with her. आप मूव कर रहे हो, अगर आप दोनों एक दूसरे को देखो तो ड्यूरिंग द जर्नी आप दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू सेम जगह पे बैठे थे, टाइम बीतता गया, आप उसी सीट पे बैठे रहे, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू थ्रू आउट द जर्नी आप वहीं पे थे, तो आपको लगेगा कि एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू आप किस में बैठे हो? रेस्ट में। टाइम भी पास होता जा रहा है, आप भी एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू किस में हो? रेस्ट में हो, आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। सो अकॉर्डिंग टू perspective of each other, you both are at rest. But suppose I was standing nearby the road on the way of your journey and I look at the bus, I saw both of you, then according to me with the passage of time you both are moving inside the bus. आप दोनों बस के साथ साथ जा रहे हो, so according to me you both are in motion. So at the same time you may be at rest with respect to some other's perspective and at the same time you will be in motion with respect to my perspective. एक दूसरे को देखा तो लगा रेस्ट पे थे, लेकिन अगर तीसरे पर्सन ने बाहर से देखा तो उसको लगा आप किस में थे? मोशन में थे। मैंने अभी बुक की एग्जांपल दी, तो मैं इसको टेबल पे देखता हूं तो मुझे तो हर रोज ये टेबल पे नजर आती है, बट थिंक ऑफ एन एस्ट्रोनॉट जो आउटर स्काई में, आउटर स्पेस में खड़ा है और उसने फोकस किया हुआ है अर्थ के ऊपर, कहाँ? अपोलो एकेडमी के इस रूम में। तो उसने अगर दूरबीन लेके कोई वहां पे टेलीस्कोप लेके या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहाँ फोकस किया हुआ है, तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूम रही है और अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रही है, तो अर्थ पे पड़ी चीजें सब घूम रही हैं, तो ये टेबल भी क्या है?
घूम रहा है और इसके ऊपर बुक पड़ी भी घूम रही है, लेकिन मेरे विद रिस्पेक्ट टू ये कहाँ पे है, मोशन में। तो किसी के विद रिस्पेक्ट टू चीजें रेस्ट में हो सकती हैं, किसी अदर चीज के विद रिस्पेक्ट टू चीजें मोशन में होती हैं। तो इसीलिए हम मोशन और रेस्ट को एक दूसरे के रिलेटिव में दिखाते हैं। जैसे इस बुक को रेस्ट में दिखाने के लिए मैंने इसकी आसपास की चीजों की पोजीशन देखी कि वो रेस्ट में है या बदल रही है, ठीक है। और जब कोई चीज मोशन में बतानी हो तो हम कहते हैं कि जैसे गाड़ी है, सड़क पे जा रही है, आसपास की बिल्डिंग्स के विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो वहां पे मोशन ऑफ कार डिफाइन करने के लिए हमें रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ी। क्या एब्सोल्यूट, so this is without question mark, yes they are relative. Absolute rest or absolute motion are not possible. ये एक बार अपने न्यूटन भाई साहब ने कोशिश की थी कि चलो इसके बारे में सोचते हैं, बिकॉज थिंकिंग गिव्स यू द विंग्स। जो एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन है, मतलब रेस्ट को डिफाइन करना विदाउट मोशन या मोशन को डिफाइन करना विदाउट रेस्ट, क्या ये पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई भी चीज नहीं होती। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, एब्सोल्यूट कभी नहीं होता। एब्सोल्यूट से मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं इस बुक का या मेरा मोशन किसी चीज के विद रिस्पेक्ट टू नहीं डिफाइन करना चाहता हूं, तो मुझे स्पेस में कहीं भी एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेना चाहिए जो खुद रेस्ट में हो। इसके लिए मैंने धरती पे कोई ऐसा पॉइंट ढूंढा, कोई पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि अर्थ इज नॉट एट रेस्ट। अर्थ तो अपने एक्सिस के अराउंड और सन के अराउंड घूम रही है। फिर मैंने सोचा सन पे चला जाता हूँ, इज सन एट रेस्ट? नो। पूरे का पूरा सोलर सिस्टम थ्रू द मिल्की वे गैलेक्सी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि गैलेक्सी के सेंटर पे चला जाता हूँ, बट गैलेक्सीज आर रिसीडिंग और गोइंग अवे और कमिंग क्लोजर फ्रॉम ईच अदर। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो सभी गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर या नजदीक हो रही हैं। इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको एब्सोल्यूट रेस्ट पे माना जा सके। जब तक मेरे पास ऐसा पॉइंट नहीं आएगा, मैं एब्सोल्यूट मोशन को नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। यही सोच किसकी थी? न्यूटन की। लेटर ऑन जब उसने ये सब कुछ सोचा, अपने दिमाग में कंक्लूड किया, तो उसने बताया कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव, ठीक है। अगली चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन दिस रिगार्ड इज कि जब हम मोशन स्टडी करते हैं तो जिस बॉडी का मोशन हो रहा होता है और वो मूव करते वक्त जितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह कवर करती है, क्या उसके साइज का, खुद के साइज का वहां पे कोई फर्क पड़ता है? यस। टू रिमूव दैट डिफिकल्टी हम यहाँ पे क्या डिफाइन करके चलते हैं? हम यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करके चलते हैं। What do I mean by point objects? जब बॉडी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस उसके खुद के साइज से ग्रेटर हो, बहुत ज्यादा हो, इतना ज्यादा कि उसका खुद का साइज मायने ही नहीं रखता, तब उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अर्थ और सन में कितना डिस्टेंस है? अर्थ और सन में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर डिस्टेंस है, यानी कि 10 रेज़ टू पावर। कितना डिस्कस किया था हमने? 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर। यू रिमेंबर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना था? 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर्स। बट यहां पे अगर मैं अर्थ का खुद का साइज देखूं, लेट्स से डायमीटर देख रहा हूं, ठीक है, तो वो 12800 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर किलोमीटर्स को यहाँ पे मीटर में लेके आऊं तो कितनी जीरोस बन जाएंगी? 5। नाउ एज compared to the distance between या as compared to the distance between moon, earth and sun, जो अर्थ का खुद का साइज है that is less as compared to the radius of the orbit। और ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूसली वेरिंग है, ठीक है, क्योंकि पाथ की जो शेप है वो कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होती, इट इज एलिप्टिकल। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि अर्थ किसके जैसी है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसी है। मतलब ये मैटर नहीं करता कि अगर आप सन के अराउंड अर्थ का मोशन देख रहे हो तो अर्थ के किस हिस्से से देख रहे हो, उसको हम एज ए होल ही लेके चलते हैं। दूसरी एग्जांपल मैं यहां पे देना चाहूंगा ट्रेन की। अब लेट्स से 2 स्टेशंस हैं, दूर दूर हैं। जब गाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाती है
तो गाड़ी की जो खुद की लेंथ होती है वो मैटर नहीं करती। तो वहां पे अगर आपको गाड़ी लेके चलना है इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और इन द डिस्कशंस, तो आप उस गाड़ी को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ही लेके चलोगे। जब बॉडी का खुद का साइज मैटर ना करे एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन का मतलब मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि किस मैनर से मूव करना है। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी चीज का मोशन समझाना है तो हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें क्लॉक की जरूरत है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप टाइम के विद रिस्पेक्ट टू बता के चलोगे सभी चीजें। दूसरी चीज की मुझे जरूरत जो है वो है मेरी पोजीशंस पता हूं। देखो इस कमरे में पहले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बाद में मैं यहाँ पे आ गया, तो मैंने उस जगह से इस जगह पे क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। अब आपको देखना है कि मैंने कितना डिस्प्लेस किया है। ऐसा बताने के लिए आपको मेरी पुरानी पोजीशन पता हो और आपको मेरी नई पोजीशन पता हो। जब आपको ये मेरी दोनों पोजीशंस पता होंगी तो आप इन दोनों पोजीशन के डिफरेंस से ही मेरी डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। एम आई राइट? और ये पोजीशन किसके विद रिस्पेक्ट टू लोगे, अब सवाल ये खड़ा होता है। मतलब आपका ओरिजिन जहां पे आप स्केल का 0 रखोगे वो क्या होगा, दैट मस्ट बी सम कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने 10th में पढ़ी है, उसमें हम 2 डायमेंशनल जो ग्राफ है वो ड्रॉ करते थे। 3 डायमेंशनल ले सकते हैं, उसमें हम 2 डायमेंशनल में सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएंगे, 3 डायमेंशनल में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें 3 एक्सिस हो, तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हमें मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड मोशन, हमें क्या क्या चीजें चाहिए यहाँ पे। एक तो चाहिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हमें क्या बताएगा, हमारी पोजीशंस। पोजीशन से ही फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें निकलेगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ एक हमें क्या चाहिए, क्लॉक, जिससे हम ये चेक करेंगे कि कितने टाइम में कितना हो रहा है, हाउ मच इज बीइंग डन इन हाउ मच टाइम। ठीक है, तो रेट जो है वो क्लॉक की हेल्प से निकलेंगे। तो ये 2 चीजें चाहिए। सो बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके जितने भी कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे उस पे डिपेंडेंट मेरे पास 3 टाइप का मोशन है। कौन से 3 टाइप का है? इट इज ईदर 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, और इट इज 2D मोशन, और इट इज 3D मोशन। ये समझा दूं मैं जरा आपको। 1D मोशन क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया कि किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने एक्सिस होते हैं? 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग आपका एक्स वेरी करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग आपका वाई वेरी करेगा, जेड एक्सिस के अलोंग आपका जेड वेरी करेगा। अगर आपका मोशन इस तरह से है कि ओनली 1 कोऑर्डिनेट, मतलब ये या तो एक्स हो सकता है, या वाई हो सकता है, या जेड हो सकता है, चेंज कर रहा है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है विद टाइम, तो आप किस मोशन में हो? आप 1D मोशन में हो। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेन है, सीधा सीधा चलती है, तो वो अगर वो एक्स एक्सिस है या वो वाई एक्सिस है जिस ट्रैक पे ट्रेन चल रही है, या जेड एक्सिस है, तो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। वो ना तो इधर उधर हो रही है, क्या कहना, कहीं पे मोड़ आ गया, बट इट इज ऑलमोस्ट गोइंग स्ट्रेट। ना वो ऊपर नीचे हवा में हो रही है, ना तो वो लेफ्ट राइट हो रही है, ना ऊपर नीचे। इट इज ऑलवेज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, या कहीं जरूरत है तो थोड़ा आगे पीछे करना तो बैकवर्ड कर सकते हैं वो उसको। तो फ्रंट एंड बैक, मतलब एक ही एक्सिस पे मूव कर रही है चीज। कोई कीड़ी है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर किसी, सपोज करो एक पतला सा धागा है, उसके ऊपर चलती जा रही है एक पर्टिकुलर लाइन में, एक सिंगल लाइन में। तो ऐसा मोशन क्या होता है? 1D मोशन होता है। इसको कई बार हम लोअर क्लासेस में रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। 2D मोशन क्या होता है? जिसमें क्या करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं। कितने कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं? 2 कोऑर्डिनेट्स। मतलब कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हो, एक्स और वाई, वाई और जेड, जेड और एक्स, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट बदल रहे हो। जैसे कि सपोज करो मैं इस कमरे में मूव कर रहा हूं, अभी या तो मैं आगे
या फिर पीछे हो सकता हूँ, या फिर ये हो गया एक एक्सिस। अब या मैं इधर उधर भी हो सकता हूँ, क्लोजर टू द कैमरा और अवे फ्रॉम द कैमरा। अगर इस तरफ एक्स एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर इस तरफ क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं दो एक्सिस के अलोंग इस कमरे में मूव कर सकता हूँ। तो मेरा मोशन कौन सा मोशन हो गया, 2D मोशन हो गया। ठीक है, उसके बाद 3D मोशन क्या होता है, जब मेरे पास कोई जादुई शक्ति हो। कहने का मतलब है कि मैं ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो सकता हूं, मैं टूवर्ड्स द कैमरा या मैं बैकवर्ड द कैमरा हो सकता हूं, और मैं हवा में भी ऐसे ऊपर जा सकता हूं और फिर नीचे आ सकता हूं। If I can do so, I'm using all the three coordinates. If this is x-axis, towards the camera it's y-axis, and above the floor is z-axis, or down the floor under the earth is z-axis. तो जब आप तीनों कोऑर्डिनेट यूज करते हो, आप कौन से मोशन में हो, आप 3D मोशन में। जब आपके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या करें, चेंज करें। ठीक है, तो अब समझ में आ गया 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। चलो अब तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूं। एक चींटी है, एक कीड़ी है, और वो क्या कर रही है, इस बॉल की सरफेस के ऊपर ऐसे घूम रही है बॉल की सरफेस के ऊपर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो चींटी है इसका मोशन कौन सा है, 1D मोशन है, 2D मोशन है, या 3D मोशन है। 3D मोशन की एक एग्जांपल और कहीं बॉयज की ये फेवरेट है, फ्लाइंग काइट, है ना। जो काइट है उसका मोशन भी 3 डायमेंशनल होता है, हवा में आगे पीछे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, तीनों डायमेंशंस में मूव कर सकता है। आपको मुझे वो चींटी वाला, आंट वाला आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर वो किसी स्फीयर की सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो उसका मोशन 1D है, 2D है, या 3D है। सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वी वांट टू सी what are the parameters that change when the body is in moving। देखो, अगर आपको मोशन की कंप्लीट नॉलेज लेनी है तो आपको 5 चीजें सीखनी है बड़ी गहराई से। ये 5 पैरामीटर जिसको आ गए उसको मोशन आ गया, और उसको मैकेनिक्स आ गई, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वाइडेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, 5 पैरामीटर कौन से हैं मोशन के, कौन से 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं मोशन। नंबर 1 is distance, number 2 is displacement, number 3 is speed, number 4 is velocity, number 5 is acceleration। जिस बच्चे ने इन 5 चीजों को डीपली और बहुत ऐसे स्ट्रांगली तैयार कर लिया कि इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाए, इसकी कोई डिटेल पूछ ली जाए, इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाए, इसमें न्यूमेरिकल आ जाए, आई एम एबल टू डू एनीथिंग। तो जिसके ये 5 पैरामीटर पक्के हो गए, उसने बहुत सारी फिजिक्स को क्या कर लिया, वहां पे हासिल कर लिया। ठीक है, तो इन 5 चीजों को अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिटेल में लेके चलेंगे। आज के दिन हम सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, आप कहोगे सर इसको डिफाइन करने जैसा क्या है। डिस्टेंस मतलब आप यहां पे खड़े थे, अभी आप यहां पे आ गए, तो आपने कितना लेंथ ऑफ पाथ जो है वो कवर कर लिया। सो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो पाथ जिस पे बॉडी एक्चुअली चल के गई है उसकी लंबाई कितनी है, उसको क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, अभी डिस्टेंस कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। मेरा दिल करेगा मैं इधर को जाऊंगा, मेरा दिल करेगा मैं इधर को जाऊंगा। ठीक है, किसी भी तरफ मूव करूं मैं, तो इसमें क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी हो गया, ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज, डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के बहुत सारे यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, मैनी। बट यहां पे 2 यूनिट डिस्कस करेंगे फेमसली। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। राइट, अच्छा
और कुछ जानना है डिस्टेंस के बारे में? नहीं, बस इतना ही है, और कुछ डिस्टेंस के बारे में होता ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे। अगली क्वांटिटी के बारे में बहुत कुछ जानना है हमें, हालांकि हम 10th स्टैंडर्ड में इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, बट फिर भी आई अज्यूम कि आपको पता है इसके बारे में, पर डीपली अभी पता चलेगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मीन्स change in position of a body from initial point to final point in a particular direction। एक बात तो ये डेफिनेशन में ही क्लियर कर गया, पर्टिकुलर, जिससे मुझे सीधा सीधा पता चल जाता है कि अगर कोई खास डायरेक्शन है तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका किसी खास डायरेक्शन में होना लाजमी है, तो इसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक बात तो पक्की पता चल गई, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी चीज ने एक पॉइंट से चलना शुरू किया और दूसरे पॉइंट पे जाके रुक गई। अब जहां से शुरू किया था वो इनिशियल पॉइंट था, जहां रुक गई वो फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम देखना चाहें उसको कि उसने कितना लेंथ ऑफ पाथ कवर किया है, वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट। भले ही बॉडी उस रास्ते पे चली हो, भले ही उस रास्ते पे ना चली हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये सिटी ए था, कोई पर्सन है, सिटी ए से सिटी बी गया, फिर वो सिटी सी चला गया, ठीक है। तो आपने एक तो पर्सन को देखा सिटी ए पे, एक फिर जब देखा तो वो सिटी सी में था। तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस देखना है फिर तो मुझे ए बी प्लस ए सी निकाल लेना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखूंगा। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है? वो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली। कौन सी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ए और सी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अ स्ट्रेट लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड एंड एट सी। तो अगर मैं उसकी सिर्फ ए सी देख रहा हूं, भले बॉडी उस पे नहीं चली है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मैंने तो खाली उसकी पोजीशन देखी। पहली पोजीशन मैंने कहां पे देखी? ए पे। आखिरी पोजीशन कहां पे देखी? सी पे। ए और सी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो लेंथ आएगी ए सी, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होती है, ये लेंथ ऑफ क्या होती है? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ होती है। ये दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा, अब इसके फीचर मैंने आपको क्या क्या बता दिए। पहला फीचर तो ये बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा फीचर ये बता दिया कि ये मायने ही नहीं रखता कि बॉडी जो है उस डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ पे चली है कि नहीं चली है, ठीक है। तीसरी चीज जो मुझे इसके बारे में तुम्हें बतानी है वो ये है कि इसकी एसआई यूनिट जो होगी और सीजीएस यूनिट जो होगी वो डिस्टेंस वाली ही होगी। तीन चीजें पता चल गई। चौथी चीज, आपका ये एक एक्सिस था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ओ, ठीक है। अब आपने पहले ओ से ए तक मूव किया, फिर ए से आगे बढ़ के आप बी तक चले गए, ठीक है। तो आपको अपनी डिस्प्लेसमेंट देखनी है ए से बी, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप ए से बी तक देख रहे हो, मतलब ए से चले बी पे रुक गए, तो इसके बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट तीन तरह की हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगी? जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में क्या किए हो? मूव किए हो। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? जैसे मैं एक जगह से चला फिर दूसरी जगह पे चला गया, ये तो हो गई पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यहीं से वापस मैं उसी पॉइंट पे आ जाऊं जहां पे मैं पहले था, तो ये मैं गया और वापस वहीं पे आ गया, तो यही पॉइंट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, यही पॉइंट मेरा फिनिशिंग पॉइंट। अब अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो, भले ही मैंने कोई डिस्टेंस कवर किया। पर अगर मैं यहां पे ना रुक के वापसी के वक्त पीछे चला जाऊं, तो यहां पे जो इतना सा एक्स्ट्रा मैंने लिया है, ये मेरा क्या हो गया? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ,
ठीक है, जब मैं वापस अपने बिगिनिंग पॉइंट से बैकवर्ड चला गया, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट 3 तरह की हो सकती है, जबकि डिस्टेंस या तो सिर्फ 0 होता है अगर बॉडी रेस्ट में है, या पॉजिटिव होता है अगर बॉडी मूव की है। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। और यहां पे मैं क्या बता सकता हूं, देखो किसी ग्राफ के तरीके से अगर हम शो करें कि सपोज करो आप पहले ए पॉइंट पे थे, ठीक है, अब इस ए पॉइंट की पोजीशन कौन बता रही थी, ये ओ ए लाइन। फिर आप ए से कहां पे चले गए, बी पे चले गए, ए से कहां चले गए, बी पे। बी पॉइंट की पोजीशन कौन बता रही थी, ओ बी लाइन, ठीक है। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ये ए बी है ना। अब मैं क्या करता हूं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बजाय कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो टेल मी वन थिंग, अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल दिया, अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल दिया, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बदल देने से क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट बदली ए टू बी की? नहीं, वो तो उतनी रही। इसका मतलब जो चॉइस ऑफ ओरिजिन है, चॉइस ऑफ जो क्या है ओरिजिन है, वो तो मैटर ही नहीं करता। मैटर क्या करती है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट, ठीक है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो मायने रखता है। उसी से आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम या ओरिजिन की चॉइस यहां पे मैटर नहीं करती है। वेक्टर के बारे में बता दिया। अच्छा, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, सपोज करो, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, बहुत सारे डाउट्स यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हैं, राइट। इस पॉइंट से जाते हुए आपने एक्चुअली ये डिस्टेंस लिया, इस पाथ को चूज किया, ठीक है। तो इस पाथ की जो लेंथ है वो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये पॉइंट एक्स था, यहाँ पे पॉइंट वाई है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो दरअसल क्या होगा, वो होगा ए एक्स वाई बी। आप इस पाथ पे चल के गए, पर जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो तो ए से लेके बी तक, ये जो डॉटेड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, भले बॉडी इस पे नहीं चली, डिस्प्लेसमेंट तो आपकी कौन देगा, ए बी। तो एक बात तो पक्की है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में, जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, इसका नेगेटिव साइन छोड़ दूं मैं अगर नेगेटिव है भी, तो डिस्प्लेसमेंट जो है या तो ये आपके डिस्टेंस से हमेशा कम होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये बॉडी ऐसे ना चली हो, ये बॉडी ए से बी ऐसे ही चल के गई हो सीधा सीधा, तो इसका डिस्टेंस भी यही ए बी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी यही ए बी हो गया। उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल टू कब होगा, जब बॉडी का एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ सेम हो, उसी केस में बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आई वुड लाइक टू थ्रो अ न्यूमेरिकल, एक सिंगल न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमारे काफी सारे जो डाउट्स हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम यहाँ। सपोज करो कि हमारे पास कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। कोई बॉडी ए से एंटी क्लॉकवाइज चल के जाती है, ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू डी एंड देन डी टू ए। तो वो कह रहा है कि अगर इसका रेडियस जो है वो आर हो, तो आप क्या करो, यहां पे ए बी पार्ट की क्या बताओ, वैसे सभी पार्ट्स की पूछा है उसने। क्या पूछा है, एक तो डिस्टेंस पूछा है, एक क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, किस इंटरवल की, ए बी, ए सी, ए डी और ए ए। ए से बी तक जाते हुए बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया। देखो
डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, बॉडी इस पाथ पे चल के गई है। सो दिस कर्व्ड लाइन इज 1/4 ऑफ द होल पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, 1/4 ऑफ, चौथा हिस्सा है ना ये लाइन ए बी पूरे सर्कमफ्रेंस का, और पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr। इफ आई सॉल्व इट आउट समहाउ दिस इज गोइंग टू बी πr/2। इतना डिस्टेंस कवर किया है। अगर मैं यहां पे क्या देखूं, डिस्प्लेसमेंट देखूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, ए से लेके बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन, एग्री विद मी। और अगर ये ओ ए डिस्टेंस आर है, रेडियस तो ओ बी भी आर होगा, रेडियस तो सभी सेम है, तो मुझे ए बी बता दो यहां पे कितना होगा। दैट ए बी इज गोइंग टू बी बाय पाइथागोरस थ्योरम √of OA² प्लस OB²। जरा यहां पे भर दो, क्या आ जाएगा, R² प्लस R², दैट इज R बाहर आ गया, R√2। ये इसकी आ गई डिस्प्लेसमेंट। अब अगर सेम काम आपको किसके लिए करना है, AC के लिए, बॉडी A से चल के C पे आ गई, तो A से लेके C तक आते आते बॉडी ने हाफ सर्कल कवर कर लिया, तो इस केस में बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कर ली, सबसे पहले तो सॉरी पहले मैं डिस्टेंस देख रहा हूं, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका हाफ हिस्सा, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, πr। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो ये अब यहां पे सबसे आसान है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, A, एंड पॉइंट कौन सा है, C। A और C के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये कितनी बनती है, OA इज R, OC इज आल्सो R, तो R प्लस R कितना हो गया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस ऑफ R। इजी। अब आ जाते हैं किसके लिए, लेट्स टॉक अबाउट A to D। A to D जब बॉडी गई तो 1/4 1/4 1/4 3 टाइम्स 1/4 कवर किया है, तो इस केस में जो बॉडी का डिस्टेंस होगा दैट विल बी 3/4 ऑफ टोटल पाथ। टोटल पाथ कितना है, 2πr। इस केस को अगर हम सॉल्व करें सो दिस कम्स आउट टू बी 3/2πr। और यहां पे अगर मैं क्या देखूं, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट देखूं, कहां से कहां तक देखना मुझे, A से D तक, तो A से D तक देखने के लिए ये वाला AD डिस्टेंस निकालना होगा, तो AD निकालने के लिए अगेन पाइथागोरस की हेल्प लूंगा। AD निकालने के लिए R² प्लस R², तो वो अगेन कितना आ जाएगा, R टाइम्स ऑफ √2, जैसा फर्स्ट केस में आया था। अभी लास्ट केस है जब बॉडी A से ही चल के पूरा सर्कल कवर करके वापस A पे आ गई, तो इस केस में बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, देखो बॉडी ने पूरा सर्कुलर ट्रैक कवर कर लिया है किसी एथलीट की तरह, तो पूरा सर्कल कवर करने का मतलब है कि एक पूरा सर्कमफ्रेंस दैट इज 2πr। डिस्प्लेसमेंट बता दो जरा मेरे को कितनी होगी, बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, बॉडी ने शुरू कहां से किया था, A से, खत्म भी कहां किया है, A पे, तो वापस अगर उसी पॉइंट पे आ गई तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, यहां पे 0 हो गई। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। अभी अगले लेक्चर में अगले 2 पैरामीटर्स स्पीड और वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।